भी दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। कहां से देखें आमदनी? जन्म कुंडली में आमदनी का आधार जानने के लिए हमें आज इस विषय को जरूर जानना चाहिए। जन्म कुंडली में जो 11वां घर है उसे आमदनी का घर कहा जाता है। 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह बताएगा आमदनी का प्रकार क्या है। जैसे 11वें घर का स्वामी जन्म कुंडली में मान लीजिए 9th हाउस में बैठा हो। 9th हाउस क्या है? धर्म, शिक्षा, ज्ञान, कुल परंपरा। अर्थात यदि 11वें भाव का स्वामी 9th भाव के स्वामी के साथ युति करे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को धर्मनिष्ठा, मंदिर, किसी विशिष्ट एनजीओ इत्यादि से लाभ होगा। चाहे जैसे भी हो, 11वें भाव का स्वामी व्यक्ति के आमदनी के कारणों को दर्शाता है। यदि 11वें घर का स्वामी दुष्ट ग्रहों के साथ, बुरे ग्रहों के साथ कहीं युति करेगा तो जातक को आमदनी की बजाय नुकसान अधिक देने लग जाएगा, है ना। तो इसी विषय को खूब गहरे से जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आमदनी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाई आमदनी नहीं होगी तो आदमी व्यय कहां से करेगा? व्यय का प्रकार, आय का प्रकार, फिर आमदनी नहीं होगी तो धन कहां से रखेगा। इसलिए 11वें घर से बहुत विचार करें तो ठीक दूसरा घर 11वें से व्यय भाव है, और ये जीवन का वह छोर है आमदनी जो कि व्यय को मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है। चलिए, आमदनी का सुख कहां है? आमदनी का सुख धन भाव में है। आमदनी अगर है तो बचा कितना? धन भाव बताता है। अर्थात यहां से चौथा घर सुरक्षित धन का द्योतक है, कुटुंब और परिवार का पोषण का द्योतक है। 11वें घर का स्वामी दूसरे घर के साथ युति करता होगा तो जातक अपने परिवार जनों, कुटुंबियों को भरपूर आमदनी के द्वारा धन द्रव्य आदि के माध्यम से सुख पहुंचा सकता है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। हम चलेंगे नवमांश चक्र में, लेकिन यहां पर हम जन्म कुंडली की स्थिति को जरूर बताते हैं। ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का कोई ग्रह यदि बुरी अवस्था में जन्म कुंडली में बैठा हो, परंतु नवमांश में यदि वो अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो जातक को उस आयु में, जिस आयु में वो ग्रह अपना दशा वर्ग में आएगा, तब फलित होने लग जाएगा। जैसे यहां आमदनी का स्वामी शुक्र है। मान लीजिए यहां का स्वामी शुक्र, आमदनी का मालिक शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, तो साधारण सी बात है कि आदमी कहेगा कि आमदनी मृत है, इसके पास पैसा नहीं रुकेगा। अब यहां रुकना है। क्यों? क्योंकि यहां निर्णय लेकर के किसी को बता देना मूर्खता होगी। तत्काल आपको नवमांश चक्र में जाना है। वो देखना है कि शुक्र किसके नवमांश में बैठा हुआ है। मान लो शुक्र बृहस्पति के नवमांश में बैठा हुआ है, मतलब बृहस्पति की राशि में धनु में बैठा हुआ है नवमांश चक्र में, तो नवमांशेष जो आय भाव का नवमांशेष होगा वो बन जाएगा बृहस्पति। उस बृहस्पति को नवमांश चक्र में देखना है, क्या वो लग्न में बैठा है, तो समझना कि जातक के आयु का एक भाग, जो पहला जन्म कुंडली का प्रथम आवृत्ति है, परत है, लेयर है, वो घाटे में गया। लेकिन द्वितीय भाग जैसे शुरू होगा
मान लो 30 वर्ष पर उसके गुरु की दशा आ गई, तो गुरु की दशा आने पर वो जातक को उस समय, उस काल में जब वो दशा आएगी, एक्टिवेट कर देगा। अतः जातक का द्वितीय भाग जीवन का परिपूर्ण सुखमय होगा। चलिए इसी बात को हम आगे श्रृंखला में लेकर चलते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव का स्वामी जिस घर में बैठा होगा उस घर से आंकड़ा लगा लेते हैं। मान लीजिए कि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो। 12वां घर क्या है? यहां से कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल का विचार किया जाता है। इसका मतलब है कि जातक को कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल से आमदनी भी होगी, क्योंकि 11वें घर से दूसरा भाव 12वां है, इसलिए 11वें का धन भाव दूसरा यानी 12वां घर हो गया। तो कोर्ट, कचहरी इत्यादि से, गंदे कामों से, मतलब काटने छाटने के कामों से, मांस इत्यादि विक्रेता विक्रय से इस व्यक्ति को लाभ होगा, आमदनी होगी। यही अगर आमदनी का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो जातक को पूर्व दिशा से, अच्छे परंपराओं से युक्त राज्य स्तर से, सरकारी क्षेत्रों से, स्कूल कॉलेज से, प्रशासन अधिकारों से इसको लाभ होगा। मान लो यहां का स्वामी बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो बृहस्पति क्या है? धर्म आचरण है, शिक्षा दीक्षा है, पांडित्य कर्म है, तो इसे पांडित्य कर्म से लाभ होगा, शिक्षा दीक्षा से लाभ होगा। कई दिशाएं जाती हैं। न्याय, आईएएस ऑफिसर वगैरह के माध्यम से इसको लाभ होगा, न्याय प्रियता से होगा। इसी तरह अगर 11वें भाव का स्वामी कुटुंब भाव द्वितीय भाव में बैठा हो, तो द्वितीय भाव क्या है? धातुएं हैं, चांदी, सोना, धान्य इत्यादि। तो चांदी, सोना, धातु इत्यादि से यह व्यक्ति व्यापारिक लाभ लेगा। अभी हम नवमांश चक्र में नहीं गए हैं। 11वें भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में बैठा हो तो जातक को छोटे मोटे वाहनों से, जो प्रेस के काम से, पत्रकारिता के कार्य से लाभ होगा। तो चौथे घर में बैठा है तो भूमि से, दूध से, गौओं से, गौशाला से लाभ होगा, मातृपक्ष से लाभ होगा, नदियों से फायदा होगा, नदियों के व्यापार से फायदा होगा। पंचम में बैठा है तो धर्म, कर्म, आचरण, पुत्र इत्यादि तथा शिक्षा क्षेत्र आदि से इस व्यक्ति को लाभ होगा। अगर 11वें भाव का स्वामी छठे घर में बैठा है तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु है, डॉक्टरी आदि से इस व्यक्ति को लाभ होगा, ब्याज से लाभ होगा, ब्याज के पैसे से फायदा होगा। क्योंकि छठा घर रोग है तो रोगों का डॉक्टर बनकर के फायदा कमाया जा सकता है। ऋण है, सूत्र समझिए, तो सूद और ब्याज के काम से इसको फायदा हो सकता है। 11वें घर का स्वामी अगर छठे बैठा होगा, ठीक। अगर 7वें में बैठा हो तो सांझे व्यापार से, कपड़े इत्यादि के व्यापार से, कॉस्मेटिक्स के व्यापार से, स्त्रियों के संबंधित श्रृंगार आभूषणों के व्यापार से इसको लाभ होगा। यदि 8वें घर में बैठा है 11वें भाव का स्वामी तो भूगर्भ से यानी कृषि क्षेत्र से, जमीन से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से लाभ होगा। 9वें में बैठा है तो पुनः मैं कहूंगा धर्म, आचरण, कुल परंपरा, अपनी राजसी ठाट बाट से उसको रह करके धर्म आचरण से लाभ होगा। और फिर कर्म में बैठा हुआ होगा एकादशेश, तो व्यापार से जिस राशि में बैठा है, मान लो बुध की राशि में यहां बैठा है तो बुध व्यापार है, बुध के जो व्यापार हैं जैसे दवाइयों का काम हो गया, बुध हरे कामों से फायदा हो गया, इस तरह से ये फायदा संभावित हो जाता है। और जब एकादशेश 11वें घर में ही बैठा है तो अपने
अच्छे ऑफिसरों से, अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से, ठीक है, उसको व्यापार से लाभ होगा, नौकरी से लाभ नहीं होगा। ये तो बात हो गई जन्म कुंडली की। अगर 11वें घर का स्वामी नवमांश चक्र में लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ होगा तो जो बताए हैं मैंने अभी, उन्हीं कार्य क्षेत्रों से उस दशा में, उस भाव में लाभ पहुंचाना शुरू कर देगा। मान लो शुक्र है, जन्म कुंडली में छठे बैठा है, बुरा हो गया, लेकिन यहां का स्वामी शुक्र यदि बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति के नवमांश में बैठा है, नवमांश से बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति धर्म, कर्म, गुरुता, शिक्षा, दीक्षा से रिलेटेड फायदा देगा। आमदनी का सूत्र है। ठीक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जन्म कुंडली में आमदनी का स्वामी जहां बैठा है उसके हिसाब से फायदा होगा, ठीक उसी प्रकार से नवमांश चक्र में आपको देखना है कि शुक्र जो एकादशेश है वो बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति किस नवांश में है वो देखना पड़ेगा। मान लो शुक्र नवमांश चक्र में धनु में बैठा है और धनु का स्वामी बृहस्पति, बृहस्पति बैठा हुआ है बुध की राशि में, तो उस व्यक्ति को बुध से संबंधित व्यापार से लाभ होगा, स्त्रियों से उचित कार्य से लाभ होगा, बुध कहीं भी बैठा हो। ठीक, ये है जन्म कुंडली में आमदनी के प्राप्त होने वाले कार्य क्षेत्रों के द्वारा लाभ का सूत्र। और फिर नवमांश में यही सूत्र आगे हमको पुनः समझना होगा। लेकिन वीडियो को बहुत बड़ा जब देखोगे तो कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, छोटे छोटे वीडियो में आपको बातें समझ में जल्दी आ जाएंगी। तो यहां से आपने क्या समझा, आमदनी का कारण क्या होगा, चाहे वो जन्म कुंडली से आप देख लो, चाहे वो नवमांश कुंडली से देख लो, आमदनी के कारणों का पता आपको लग जाएगा। अब ये सूत्र कितना लागू होता है या आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी होगी। जो मैंने बताया है क्या आपको उन क्षेत्रों से एकादशेश लाभ देता है या नहीं, यदि देता है तो समझ लेना कि कुंडली में बताए गए सूत्र राम बाण की तरह काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको इन कार्य क्षेत्रों से लाभ जरूर होगा, इसलिए आमदनी के सूत्र को समझना होगा। और एक चीज, आमदनी के भाव में बैठे हुए विपक्षी ग्रह, मान लो यहां सूर्य बैठा है आमदनी के घर में, तो क्या होगा, आमदनी का कोई मार्ग सही नहीं होगा, नीच कामों से आमदनी होगी और आमदनी होगी बाद में खर्चा पहले हो जाएगा। तो यहां पर भी देखना है कि आमदनी के मित्र ग्रह साथी ग्रह हैं आमदनी ग्रह के साथ कि नहीं है, आयस के साथ में। यदि नहीं है तो समस्या पैदा होगी, यदि हैं, अगर बुरे ग्रह साथ में हैं तो समस्या पैदा होगी और नहीं है तो समस्या पैदा नहीं होती। बस यही है जीवन सूत्र ज्योतिष कुंडली नवमांश कुंडली को समझने के लिए। अगले भाग में हम आपको द्वादश भाव के सूत्र बताएंगे कि द्वादशेश किन कारणों से व्यय करवाता है, द्वादशेश है क्या, द्वादश भाव है क्या, नवमांश चक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपको कुछ एक नया विषय यदि आप जानते होंगे तो ठीक है, हमें बताएंगे, और नहीं जानते तो आपको समझने में विलंब नहीं करना चाहिए। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।